नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 17 में स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं शून्य के आविष्कार की, क्योंकि अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है या दूसरे भी हमसे पूछते हैं कि अगर 5th सेंचुरी एडी में आर्यभट्ट जी ने शून्य का आविष्कार किया तो उसके पहले जो हमारे वेद और पुराणों में संख्याएं आती हैं जिनमें शून्य देखने को मिलता है, खासकर जैसे कौरवों की संख्या का 100 होना या फिर रावण के 10 सिर थे, तो इन संख्याओं में शून्य कहाँ से आया। तो दोस्तों, शून्य का जो इतिहास है बहुत बृहद है, बहुत बड़ा है, बहुत पेचीदा है, क्योंकि अलग अलग सभ्यताओं में शून्य को जो है विभिन्न उद्देश्यों के लिए और विभिन्न रूपों में प्रयोग में लाया गया है। लेकिन जो आधुनिक प्रयोग है शून्य का आधुनिक गणित में, उसका मूलतः जो डेवलपमेंट हुआ वो भारत में ही हुआ है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में शून्य को लेकर जो भी मतभेद है या फिर पेचीदगी है उसको हम अच्छे से समझेंगे, और ये जो विरोधाभास है कि आर्यभट्ट जी के पहले भी हमें शून्य देखने को मिलता है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसी भारतीय संस्कृति और विज्ञान से जुड़ी हुई वीडियोस लाते हैं। बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे सबसे पहले और समय पर वीडियोस मिल जाए। दोस्तों, बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शून्य हमेशा से हमारे चारों ओर था, जैसे कि हमारा आसमान। अब अगर मान लीजिए कि नीले रंग के लिए हमारे पास कोई शब्द ना होता तो क्या हमारा आसमान नीला नहीं है? हमारा आसमान तो हमेशा से नीला है, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से हमें आसमान नीला दिखता है। तो ऐसे ही शून्य के साथ है, शून्य हमेशा से था, बस परिभाषित नहीं था। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे हम शून्य का उपयोग कर सकें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें शून्य की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर हम देखें तो गिनती करने के लिए शून्य की कोई जरूरत है भी नहीं। जैसे मान लीजिए कि प्राचीन काल में किसी मवेशी के पास 32 बकरियां होती तो 32 लाइन कहीं पे खींच लेता, और समय में आगे चलकर मान लीजिए कुछ बकरियां मर गईं या फिर कुछ बकरियां गायब हो गईं तो उनमें से वो कुछ लाइनें काट देगा। लेकिन मान लीजिए आगे चलकर उसने कुछ बकरियां और खरीदी या फिर कुछ बकरियां और पैदा हो गईं तो उसमें वो आसानी से कुछ लाइनें ऐड कर देता, और इस प्रकार से उसकी गणना जो है वो वैसे की वैसे बनी रहती, समय के साथ बदलती रहती और उसको कोई दिक्कत नहीं थी। तो शून्य के बिना भी गणना की जा सकती थी। लेकिन अब दोस्तों, एक सवाल ये भी उठता है कि मान लीजिए प्राचीन काल में कोई बहुत अमीर मवेशी था और उसके पास 2-2.5 हजार बकरियां थी, तो क्या वो लाइनें खींचते रह जाएगा? मतलब वो तो फिर चट्टाने भर देगा लाइन खींच खींच के। तो ये भी बहुत कठिन काम नहीं था, क्योंकि उसने फिर क्या किया, उसने एक सिस्टम डेवलप किया होगा। उसने क्या किया होगा, उसने 10 लाइन को, 20 लाइन को या फिर 25 लाइन को एक नया सिंबल दे दिया होगा, और जब उसे जरूरत पड़ी होगी कि मान लीजिए उसे 25 लाइन बनानी है तो उसने वो सिंबल ही बना दिया होगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए उसको 545 बकरियां काउंट करनी है, तो उसने 545 बकरियों के लिए 545 लाइनें नहीं बनाई होंगी। उसने कुछ एक सिस्टम डेवलप किया होगा जिसमें उन्होंने 100 लाइन को पहले एक सिंबल दिया होगा। जैसे मान लीजिए प्लस का सिंबल दे दिया 100 लाइनों को, और 10 लाइनों को कुछ सिंबल दे दिया होगा। मान लीजिए 10 लाइनों को उसने बोला कि 10 लाइनें इक्वल है हैशटैग के। तो अब उसने सोचा होगा कि 545 लाइनें बनानी है, जिसमें 100 लाइनें हमें 5 बार बनानी पड़ेंगी एटलीस्ट। तो 5 बार उसने क्या किया होगा, 5 बार उसने प्लस बना दिया होगा। फिर उसके बाद उसने आगे देखा कि 45 लाइनें और बनानी है, तो 10-10 की 4 लाइन अगर और बना दे तो 40 और कवर हो जाएगा। तो उसने फिर हैशटैग बना दिए होंगे 4, तो 5 प्लस बना दिया, 4 हैशटैग बना दिया, फिर 5 लाइन बची, उसने 5 लाइन बना दी। तो इस तरह का एक सिस्टम डेवलप किया होगा जिससे कम जगह में बड़ी संख्याओं को लिखा जा सके। दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि जब हम लाइनें खींच रहे थे तो बड़ी आसानी से जोड़ घटाना कर ले रहे थे, लेकिन इस सिस्टम में भी हम जोड़ घटाना आसानी से ही कर लेंगे। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है प्लस प्लस हैशटैग, ये संख्या हो गई, प्लस का मतलब 100 हो गया, हैशटैग मतलब 10 हो गया, तो ये संख्या 210 है। और दूसरी संख्या हम ले लें कि प्लस हैशटैग और एक लाइन, मतलब प्लस 100 हो गया, हैशटैग 10 हो गया, और एक लाइन क्या हो गई, एक लाइन, मतलब ये 111 हो गया। तो अगर हमें प्लस प्लस हैशटैग में से प्लस हैशटैग एक लाइन घटानी हो तो बहुत सिंपल है। आप क्या करिए, पहले दोनों संख्याएं लिख लीजिए, उसके बाद दोनों तरफ से जो कॉमन है उसको काट दीजिए। जैसे दोनों में प्लस कॉमन है, प्लस को भी काट दिया, उसके बाद हैशटैग कॉमन है तो हैशटैग को काट दिया, तो एक तरफ केवल एक प्लस बचा रह जाएगा क्योंकि 2 था, और एक तरफ एक लाइन बची रह जाएगी। तो जो फाइनल रूप हमें मिलेगा वो प्लस माइनस एक लाइन मिलेगी। तो प्लस का मतलब 100 होता है और एक लाइन का मतलब 1 होता है, तो आंसर इसका मतलब ईजिली उनको पता चल जाएगा कि इसका आंसर 99 है। अब 99 को उसी संख्या प्रणाली में कैसे लिखना है, 99 को लिखने के लिए हमें 9-10 चाहिए रहेंगे। तो हैशटैग बनाया 9 बार, और उसके बाद 9 को लिखने के लिए हमें 9 लाइनें खींचनी पड़ेंगी। तो इस तरह से 99 हम लिख देंगे। लेकिन अगर आप देखें तो 99 को लिखने के लिए भी बहुत ढेर सारे सिंबल्स की जरूरत पड़ रही है, और यही वो कारण है कि आप रोमन प्रणाली में जब देखते हैं तो 8 को तो वो V और 3 बार I लिखते हैं, लेकिन 9 के लिए कभी वो V और 4 बार I नहीं लिखते हैं। 9 के लिए एक अलग से ही उन्होंने सिंबल बना लिया है IX। ऐसा ही उन्होंने 99 के साथ किया है, 99 को उन्होंने XCIX लिख लिया है। तो ये 9 और 99 को स्पेशल सिंबल देने के पीछे भी ये एक रीजन था, क्योंकि ये जो संख्याएं होती हैं 9, 99, 999, ये अननेसेसरी लंबी हो जाती थी। तो इसके लिए उन्होंने एक, मतलब ये जो सिस्टम है इसको साइन वैल्यू सिस्टम बोलते हैं।
तो दोस्तों साइन वैल्यू सिस्टम कुछ नहीं है। साइन वैल्यू सिस्टम में जो साइन होती है, मतलब जो चिन्ह है, उसकी जो हमने वैल्यू डिफाइन की है उसको लिख लेते हैं, फिर जो अगला चिन्ह है उसकी जो वैल्यू है उसको भी लिख लेते हैं और जोड़ लेते हैं, तो वही वो संख्या होती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रोमन नंबर सिस्टम। जैसे कि अगर आप रोमन नंबर सिस्टम में 38 लिखेंगे, 38 को लिखेंगे, तो आप लिखेंगे XXXVIII। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें x की वैल्यू होती है 10, तो मतलब 3 बार 10 है तो 30 हो गया। उसके बाद v की वैल्यू होती है 5, तो 30 में 5 जोड़ा 35 हो गया, और 3 बार आई मतलब 3 बार 1 आया है तो 3 और जोड़ दिया तो 38 हो गया। तो इस तरह से ये रोमन नंबर सिस्टम था जिसे साइन वैल्यू सिस्टम बोलते हैं। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है कि साइन वैल्यू सिस्टम में 1000 10,000 तक की वैल्यूज जो है वो हैंडल हो जाती हैं, लेकिन जब आप करोड़ों पे जाएंगे, अरबों पे जाएंगे, तब आप क्या करेंगे। तो फिर इस सिस्टम को भी और इवॉल्व किया गया, और इस सिस्टम में जैसे कि फिर m के ऊपर बार लगा दिया तो उसको मिलियन बोल दिया कि अगर मिलियन है मतलब इतनी लाइनें हैं या फिर इतनी बड़ी वैल्यू है तो उसको m बार से दिखा देंगे। और अगर आप दोस्तों हमारे वेदों को देखें तो हमारे वेदों में हजारों वर्षों पहले ही 10 की घात 16 तक की वैल्यूज डिफाइन कर दी गई। जैसे कि अगर आप यजुर्वेद देखें तो यजुर्वेद के 17वें अध्याय के दूसरे मंत्र को देखें तो वहां इस मंत्र में बताया जा रहा है कि अगर एक को 10 बार लिखा जाए तो उसे 10 बोलते हैं, या फिर अगर उसे 100 बार लिखा जाए तो उसे शत बोलते हैं, और अगर उसको 1000 बार लिखा जाए तो उसे सहस्र बोलेंगे, और ऐसे ही अगर उसको 10,000 बार लिखा जाए तो उसे अयुतम बोलेंगे, और 1,00,000 बार लिखा जाए तो उसे न्यूतम बोलेंगे। और ऐसे ही 10 की घात 16 तक उन्होंने सारी वैल्यूज को डिफाइन कर दिया। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमें कितनी भी बड़ी गणना करनी हो, कितनी भी बड़ी संख्याएं हो, तो हमें वास्तविकता में जीरो की जरूरत थी नहीं। अगर कौरवों को 100 बोला गया तो महाभारत में कहीं भी 100 नंबर में नहीं लिखा है, संख्या में नहीं लिखा है कि 100, वहां पर शत बोला गया। या फिर अगर रावण के 10 सिर बोले गए तो वहां पे 10 नंबर नहीं लिखा है 10, वहां पर 10 लिखा है, दशानन लिखा है। तो हम देख सकते हैं कि बिना जीरो के उपयोग के भी गणना तो की ही जा सकती थी। जैसे कि अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए 108 है, वेदों में 108 को ऐसे नहीं लिखा गया है 108, वहां पे लिखा गया है अष्टोत्तर शत, मतलब शत जैसे 100 हो गया और उसके ऊपर 8 मतलब अष्टोत्तर। तो ऐसे ही लिख दिया जाता था, गणना की जाती थी, और जिस प्रकार से उसको डिफाइन किया गया है, जैसे 100 को शत बोला जाता है या और भी नंबर्स को जो नंबर बोला जाता है उस तरह से लिखा जाता था। अगर उनके चिन्ह है तो चिन्ह बनाए जाते थे, लेकिन आपको वहां पे जीरो की या इस तरह से शून्य की जरूरत थी नहीं। तो बिना शून्य के भी गणना संभव थी। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि शून्य की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। दोस्तों अब शून्य के कुछ उपयोग तो बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं और बहुत सहज हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई दार्शनिक रहा हो, या उस समय धर्म जो थे वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, अलग अलग फिलॉसफीज बढ़ रही थी, तो शून्य का मतलब एम्प्टीनेस, वॉइड से भी लिया जा सकता है कि जहां कुछ ना हो। जैसे किसी को अगर चेतना शून्य बोला जाए तो ये माना जा सकता है कि उसमें कोई चेतना नहीं है, तो शून्य का उपयोग इस तरह से भी कर सकते थे। या फिर हमने मवेशी की बात की, मान लीजिए किसी मवेशी के पास 100 बकरियां थी और उसकी सारी बकरियां मर गईं, और उससे कोई पूछता कि तुम्हारे पास कितनी बकरियां बची, तो ना के सेंस में मतलब कुछ नहीं के सेंस में भी शून्य का उपयोग हो सकता था। लेकिन जो मॉडर्न गणितीय प्रक्रियाओं में जो शून्य का उपयोग हो रहा है, इसको अगर समझना है कि इसका आविष्कार कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो हमें साइन वैल्यू सिस्टम के ड्रॉबैक को समझना पड़ेगा कि उसमें क्या कमियां थी और जिसकी वजह से हमें क्यों शून्य की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों लगभग सभी सभ्यताओं को यह बात पता चल गई थी कि साइन वैल्यू सिस्टम के साथ बहुत दिन तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, क्योंकि आगे चलकर बहुत ढेर सारी समस्याएं आएंगी। क्योंकि ये साइन पर बेस्ड एक सिस्टम था, मतलब जितने अच्छे और जितनी ज्यादा मात्रा में हमारे पास चिन्ह होंगे उतनी हमारी संख्या प्रणाली जो है वो कॉम्पैक्ट रहेगी। तो इसके लिए बहुत ढेर सारे चिन्ह हो जाते थे और उनको फिर संभालना बहुत मुश्किल होता था। जैसे कि अगर आप ले लें 55,332 एक संख्या ले लें, और अगर इसको लिखना है तो अगर हम 1000 से देखेंगे तो हमें 55 बार 1000 सिंबल बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये देखिए कि उसको 10,000 से ले लें कि 10,000 का सिंबल यूज कर लेंगे, तो कम से कम 5 बार तो बनाना ही पड़ेगा। और अगर इसको और छोटा करना चाहें तो हमें 5,000 या फिर 50,000 के भी सिंबल लाने पड़ेंगे। अगर हम 50,000 का एक नया सिंबल लाएंगे तो हमारी सिंबल की जो इन्वेंट्री है उसमें एक सिंबल और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग संख्याओं के लिए हमें अलग अलग तरह के सिंबल्स को ईजाद करना पड़ेगा अगर हमें अपनी संख्याओं को छोटा रखना है। तो ये बात अलग अलग सभ्यताओं को समझ में आ गई थी, और इसका सबसे पहला सोल्यूशन निकाला बेबीलोनियन सभ्यता ने। दोस्तों बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने क्या किया, उन्होंने केवल 14 चिन्ह चुने, और इस 14 चिन्ह से ही उन्होंने एक नंबर सिस्टम तैयार कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 से लेकर 9 तक 9 चिन्ह चुने, और उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50 के लिए 5 चिन्ह चुने। तो ये जो 9 और 5 मिलके जो 14 चिन्ह बने, इनके विभिन्न कॉम्बिनेशन से उन्होंने 1 से लेकर 59 तक की संख्याएं बना ली। और फिर जब 60 आता था तो फिर से वो रिपीट कर देते थे, मतलब जो 60 नंबर था वो एक नंबर की तरह लिखा जाता था। और उसके बाद 61 को वो कैसे लिखते थे, 61 को लिखते थे 1 और 1।
एक, जिसमें से बायां एक वो समझते थे कि 60 है और दायां एक जो है वो नॉर्मल एक है, तो वो 61 हो जाता था। उसके बाद ऐसे 62 को वो लिखते थे, 62 को वो लिखते थे 1 और 2, उसके बाद 63 को 1 और 3। इसमें क्या होता था कि बायां वाला जो एक है वो 60 होता था और जो दायां वाला नंबर है वो फिर से रिपीट हो रहा है। तो ऐसे ही फिर से वो रिपीट किए, तो 60 और 60 मिलकर फिर जब वो 120 पे पहुंचते थे तो 120 को फिर से वो एक लिख देते थे, मतलब जो एक का जो सिंबल था, जो चिन्ह था, वो 120 को भी रिप्रेजेंट करता था। इसके बाद उन्होंने 121 को कैसे लिखा, 121 को लिखने के लिए उन्होंने 2 1 लिखा, जिसमें 2 का मतलब हो गया कि 60 यहाँ पे 2 बार है, 60 दूनी 120, और उसके बाद 1 है तो 121 हो गया। उसके बाद 122 लिखना है तो उसको लिखते थे 2 2, जिसमें से बायां वाला जो 2 होता था वो मतलब हो गया 120, 60 दूनी 120, और दायां वाला 2 नॉर्मल 2 होता था, 122 लिख लेते थे, और ऐसे ही आगे चलती थी। तो इनका जो नंबर सिस्टम था वो बेस 60 पे था, जैसे कि आज का हमारा जो नंबर सिस्टम है वो बेस 10 पे है, हम 10 के बाद रिपीट करते हैं, 11 12 13 आता है, ऐसे इनका 60 के बाद आता था। अब दोस्तों इस प्रणाली में जहां कुछ फायदे थे, जैसे कि चिन्हों की संख्या बहुत कम हो गई, 14 ही हो गई, और ये चिन्ह इतने आसानी से समझ में आ जाते थे कि इनसे बनी हुई संख्याओं को आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सी संख्या है, तो ये कुछ फायदे थे। वहीं जीरो के ना होने की वजह से इसमें समस्याएं भी उत्पन्न हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 1 को भी उसी चिन्ह से दिखाते थे और 60 को भी उसी चिन्ह से दिखाते थे। उसके बाद जो 60 के मल्टीपल हुए, जैसे 60 × 1 को तो मैंने बताया वही दिखा रहे, 60 × 2 को भी, 120 को भी उसी चिन्ह से दिखाते थे, 60 × 3 को भी दिखाते थे। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो 60 के स्क्वायर को भी उसी चिन्ह से दिखा रहे हैं, एक वाले चिन्ह से। 60 के जो क्यूब हुआ, 60 की जो घातें हुई 4 5 6, सबको ये उसी चिन्ह से दिखा रहे हैं। अब इससे समस्या क्या उत्पन्न होती थी, कुछ संख्याएं ऐसी होती थी जो अलग अलग हैं लेकिन एक ही चिन्ह से दिखाई जा रही। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लें तो 3601 और 61, ये दोनों जो है ये 1 1 से दिखाई जाती थी, मतलब ये जो 1 1 का चिन्ह है ये 2 बार आता था, तो इससे 3601 भी समझा जाता था और 61 भी समझते थे, मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझ लेते थे। लेकिन एक समस्या धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी, जैसे कि 3601 को 1 1 कैसे दिखाते थे, ये बाईं तरफ वाले जो 1 था इसको 60 का स्क्वायर समझते थे और दाईं तरफ वाले 1 को 1 समझते थे और दोनों को जोड़ देते थे, तो 3601 + 1 3601 हो जाता था। वैसे ही 61 को जैसे मैंने बताया 1 1 लिखते थे, इसमें बाईं तरफ के 1 को 60 समझते थे और दाईं तरफ के 1 को 1 समझते थे और 61 लिख देते थे। तो ये जो अंतर था इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता था। वो कॉन्टेक्स्ट के बेस पे समझते थे कि जैसी कहानी है या फिर जैसा हमारा व्यापार हो रहा है, जैसी चीज है, वहां पर 3601 होगा कि 61 होगा, उससे वो जो है अनुमान लगा के करते थे। लेकिन ये समस्या बनती जा रही थी और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक ट्रिक और निकाली। दोस्तों उन्होंने एक डबल स्लैंट करके चिन्ह बनाया और इस चिन्ह की मदद से 3601 को 61 से अलग किया। उन्होंने ऐसा कैसे किया, उन्होंने जैसे 3601 को 1 और 1 लिख रहे थे और 61 को भी 1 और 1 लिख रहे थे, तो उन्होंने 3601 में क्या किया, उन्होंने 1 और 1 के बीच में इस चिन्ह को रख दिया। अब इससे क्या होता था, इससे उनको पता चल जाता था कि ये 3601 है और ये 61 है। तो एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने इस चिन्ह को बनाया और इसका उपयोग एक प्लेस होल्डर की तरह किया कि अगर मिडिल में कहीं पे ये आ रहा है तो ये समझ में आ जाए कि उसके जो बाईं तरफ 1 है वो 60 से बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार से उन्होंने 3601 और 61 में अंतर किया एक प्लेस होल्डर चिन्ह बना के। लेकिन दोस्तों अभी भी बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने इस चिन्ह का उपयोग मॉडर्न जीरो की तरह नहीं किया था, क्योंकि मॉडर्न जीरो क्या है कि हम संख्या के दाएं या बाएं तरफ भी रख सकते हैं। संख्या के बीच में तो आता ही है, जैसे 101 में आता है, लेकिन 100 में जैसे दाएं की तरफ हम रख देते हैं तो एक और संख्या बन जाती है। तो इस तरह से बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने इसको उपयोग में नहीं लाया। अगर वो इसको उपयोग में लाते तो वो बहुत आसानी से 1 और 60 में भी अंतर कर लेते। जैसे 1 को तो नॉर्मल चिन्ह जो बनाते हैं वो बनाते ही, लेकिन 60 को जो वो 1 बना रहे थे उसके आगे अगर ये चिन्ह लगा देते तो उनको समझ में आ जाता कि ये 60 है। लेकिन पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। और दूसरी चीज, इस चिन्ह का खुद में कोई मतलब नहीं था। अगर ये कहीं अकेले लिखा है तो कोई मीनिंग नहीं होती थी। तो ये मॉडर्न जीरो तो नहीं था, लेकिन मॉडर्न जीरो के आविष्कार की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि हम धीरे धीरे साइन वैल्यू सिस्टम से प्लेस वैल्यू सिस्टम में प्रवेश कर गए। साइन वैल्यू सिस्टम में क्या था कि जो भी चिन्ह था उसकी जो वैल्यू थी वो सीधे जुड़ जाती थी और फिर संख्या मिल जाती थी। लेकिन प्लेस वैल्यू सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। प्लेस वैल्यू सिस्टम में जो संख्या जिस स्थान पे है उसकी एक वैल्यू होती थी। जैसे कि 354 नंबर है हमारे प्लेस वैल्यू सिस्टम, डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम जो आज का है, तो 354 में सीधे सीधे 354 जोड़ नहीं जाता कि 3 5 8 4 12 और 12 संख्या हो गई। नहीं, 3 जो है वो तीसरे स्थान पे तो उसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन होता है, वो 300 बनता है। और जो 5 है वो दूसरे स्थान पे तो उसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन होता है और वो 50
350 बनता है और फिर 4 जोड़ता है तो 354 होता है। इसे प्लेस वैल्यू सिस्टम बोलते हैं। तो ये प्लेस वैल्यू सिस्टम सबसे पहले बेबीलोनियन सभ्यता वालों ने दिया। बस वहां पर बेस 10 नहीं था, वहां पर बेस 60 था। जैसे अगर एक बेबीलोनियन संख्या ले लें 3 2, फिर बेबीलोनियन 0 ले लें और उसके बाद 5 4 ले लें। तो 5 4 अगर साथ में लिखा है तो एक नंबर होता है, क्योंकि वो 1 से 60 तक उनका नंबर चलता है। तो 54 क्या है, वो पहले स्थान पे है, तो उसमें 60 की पावर 0 का मल्टीप्लाई होगा। फिर जो दूसरे स्थान पे है उसमें 60 की पावर 1 का मल्टीप्लाई होगा। फिर जो तीसरे स्थान में मतलब बाईं तरफ हम बढ़ रहे हैं उसमें 60 की पावर 2 का मल्टीप्लाई होगा। और फिर जो लास्ट मतलब सबसे बाईं तरफ है उसमें 60 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा। और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तब ये जुड़ के संख्या आएगी जो होगी 6,55,254। तो इस तरह से हम बेबीलोनियन संख्या को अपनी डेसिमल जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसमें बदल सकते हैं। क्योंकि 6,55,254 आप देखें तो इसमें जो हर एक संख्या है, जैसे 6 हो गया तो जिस पोजीशन पे है उसमें 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 5 10 की पावर 4 से, फिर 5 में 10 की पावर 3 से, फिर ऐसे ही 2 5 और 6,55,254 मिल जाएगा। तो इसे प्लेस वैल्यू सिस्टम बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो बेस 10 वाला प्लेस वैल्यू सिस्टम है ये भारत में ही डेवलप हुआ और भारत में ही 0 को, शून्य को संख्या के दाईं और बाईं तरफ रखकर जो समस्या बेबीलोनियन सिस्टम में आ रही थी उसका निदान हुआ। और भारत में ही 0 को बीच में रखा गया पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स के, और फिर गणितीय प्रक्रियाएं भी बनाई गई। तो ये सब कुछ भारत में हुआ, इसके ढेर सारे सबूत हैं और ये बातें कंफर्म करती हैं कि 0 का जो आधुनिक विकास है ये भारत में हुआ। लेकिन भारत में ये काम सबसे पहले शुरू किसने किया ये बता पाना बहुत कठिन है। दोस्तों हम ये मानते हैं कि आर्यभट्ट जी ने शून्य का आविष्कार किया था, लेकिन अगर हम उनकी किताब देखें आर्यभट्टीय तो वहां पर उन्होंने शून्य का जो आधुनिक मॉडर्न सिंबल है ओवल शेप का, उसका उपयोग वहां पे उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने खा अक्षर को 0 की जगह उपयोग में लाया है। और उन्होंने जिस प्रकार की गणितीय प्रक्रियाएं की हैं, आज के सभी जो जाने माने गणितज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि उस प्रकार की गणितीय प्रक्रियाएं बिना 0 या बिना शून्य के ज्ञान के संभव नहीं है। तो आर्यभट्ट जी को शून्य का प्रॉपर ज्ञान था, लेकिन वही आविष्कारक थे ये सही से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि 1881 में एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली बख्शाली गांव में। ये बख्शाली गांव आज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पेशावर जिले के पास है। वहां पर कुछ मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी जिसमें प्लेस वैल्यू सिस्टम देखने को मिलता है बेस 10 वाला, और उसमें आधुनिक 0 भी देखने को मिलता है, बस वो ओवल शेप का ना होकर एक बिंदु के शेप में है। अब समस्या ये है कि उस मैन्युस्क्रिप्ट की जब कार्बन डेटिंग की गई तो उसकी अलग अलग पार्ट्स की जो डेट्स आई हैं वो अलग अलग आई हैं। कुछ पार्ट्स की जो डेट्स आई हैं वो आर्यभट्ट जी के पहले जाती हैं और कुछ पार्ट्स की जो डेट्स आई हैं वो आर्यभट्ट जी के बाद में आई हैं। तो ऐसे में ये बता पाना कि शून्य का आविष्कार पहले किसने किया बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर आप देखें कि प्रॉपर जो मॉडर्न शून्य है, जो ओवल शेप वाला शून्य है, ये सबसे पहले कहां देखने को मिलता है, ये पूरे विश्व में भारत में ही ग्वालियर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर एक जगह है, वहां पर एक चतुर्भुज मंदिर है विष्णु जी का, उसमें गर्भगृह में एक दीवार पर एक लाइन देखने को मिलती है। उस लाइन में ये शून्य सबसे पहली बार देखा गया। उस लाइन में जो संख्याएं आती हैं उसमें जो 0 आता है वो एकदम आधुनिक आज का मॉडर्न जो शून्य है ओवल शेप वाला वो देखने को मिलता है। और ये जो मंदिर है वो 875 एडी यानी कि 9th सेंचुरी में बनाया गया था। लेकिन इससे 2 सेंचुरी पहले 7th सेंचुरी में ही ब्रह्मगुप्त जी ने अपनी किताब ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में 0 पर मास्टरी कर ली थी। मतलब 0 या शून्य एक डिजिट के तौर पर कैसे गणित की प्रक्रियाओं में काम में आएगा उस पर कॉन्सेप्ट्स बनाए थे। तो दोस्तों 1st सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक 0 के विकास पर, 0 के डेवलपमेंट में बहुत ढेर सारा काम भारत में हुआ, लेकिन पिन पॉइंट करना कि किसने सबसे पहले शुरू किया था वाकई में बहुत कठिन है। लेकिन दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट 0 का समझ में आ गया होगा और आपके मन में जो मतभेद चल रहे होंगे या फिर जो भी जिज्ञासा होगी 0 को लेकर, शून्य को लेकर, वो क्लियर हुई होगी। दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो को विराम दूं, मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या वजह हो सकती है कि भारत में बेस 10 वाला ही प्लेस वैल्यू सिस्टम डेवलप हुआ, ना कि बेस 12 वाला या बेस 15 वाला या फिर बेस 50 वाला। क्यों केवल बेस 10 वाला? दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवारजनों में, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं इस एपिसोड को दूंगा यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।